गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर एक नए मुद्दे लेकर उपस्थित हूं और ये मुद्दा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मुद्दा यह है कि क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था? कुड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी एवर्टेड? ये एक ऐसा मुद्दा है हिस्ट्री में, बल्कि आप ह्यूमैनिटीज आप हिस्ट्री न कह के पूरी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान के मुद्दे के रूप में देखें। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च इशू। इस पर जितने ज़्यादा रिसर्च हुए हैं शायद ही कोई दूसरे टॉपिक पर हुआ होगा। और ये जो मैं आपको कुछ मिनट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये जस्ट गागर में सागर भरने के बराबर है। बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं जो कम टाइम में इतने बड़े टॉपिक को डिस्कस करना, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको इसका प्रिसाइज नॉलेज मिल जाए। अब मैं पहली बात दो तीन इसमें उन अहम सवालों को उठाना चाहूंगा जो इसे जानने के लिए, इस मुद्दे की तह में जानने के लिए आपके लिए आवश्यक होगा। पहली बात कि जब हम पार्टीशन को टाला जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान केवल जिन्ना, गांधी, नेहरू, पटेल पर होता है या भारतीय नेताओं पर होता है, इंडिविजुअल लीडर्स पर होता है। आज मामला इतने तक नहीं रह गए। आप अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया को देखेंगे तो यहां पर तीन बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक है इंटरनेशनल सिनेरियो, दूसरा है मेट्रोपॉलिटन स्टेट या लंदन की भूमिका जो ब्रिटेन में बैठा हुआ गेम खेल रहा है, और तीसरा है रीजनल फैक्टर जिसके लिए एक स्कूल ही आ गया है। एक जो दो मुद्दे को जो बहुत उछाल कर चलते हैं उसको बोलते हैं, एक स्कूल है उसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन इंपीरियलिस्टिक स्कूल, जो मानकर चलता है पार्टीशन के लिए लंदन के पॉलिटिक्स उत्तरदायी थे। दूसरा है जिसे कहते हैं पेरिफेरियल कॉलोनियल स्कूल, वो मानकर चलता था कि नहीं, रीजनल फैक्टर्स इसके लिए उत्तरदायी है। अब जब हम रीजनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें भी दो फैक्टर आ जाता है। एक है स्ट्रक्चरल फैक्टर और दूसरा है इंडिविजुअल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर का क्या फर्क है ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक आप कह लें कि संरचनात्मक ढांचा, दूसरा है कि व्यक्ति की भूमिका। अब हम वन बाय वन पहले उठाते हैं। नॉर्मली एक स्टूडेंट या एक नॉर्मल व्यक्ति जो पढ़ता है वो अगर पार्टीशन ऑफ इंडिया पर सोचना शुरू करता है तो पहला ध्यान उसका यही जाता है कि इसमें जिन्ना, पटेल, नेहरू कौन रिस्पॉन्सिबल थे। पहले मैं उसी की चर्चा करता हूं। इसमें जो ट्रेडिशनल व्यू है वो ट्रेडिशनल व्यू ये मानकर चलता है कि जिन्ना और लीग पार्टीशन के लिए उत्तरदायी था। लेकिन इसमें एक नया डेंट किया जिसका नाम है आयशा जलाल। वो एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है और पाकिस्तानी ओरिजिन की है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जिन्ना से ज़्यादा नेहरू और पटेल उत्तरदायी हैं। उनका कहना है कि इनफैक्ट जिन्ना जो 1940 का लाहौर प्रपोजल लाया था जिसमें जिन्ना ने पृथक प्रांत की सेपरेट स्टेट की मांग की थी, इट वॉज जस्ट अ बार्गेनिंग काउंटर। जिन्ना उसको बार्गेन करना चाहता था। आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो आप अगर तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम पिस्टल तो जरूर मिलेगा। जिन्ना उनके विचार में, ये मेरा विचार नहीं है, जिन्ना ने जानबूझकर पृथक स्टेट की मांग की थी ताकि कम से कम एक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, पावर का डेवोल्यूशन हो जाए और रीजन को पावर मिल जाए। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी वे रीजन को पावर मिलने से जिन्ना को क्या फायदा था। तो हम इस बात को ना भूलें कि लीग एक माइनॉरिटी पार्टी थी और सेंटर के स्केल पर वो सरकार नहीं बना सकती थी। उसके गवर्नमेंट रीजनल स्केल पर बनते, और रीजन में अगर रीजन को पावर ज्यादा है तभी तो उसको फायदा था। तो इसलिए आप देखें कि हमेशा एक रीजनल एंड पावरफुल स्टेट्स की उसने बात की है। खैर एनीवे, उन्होंने ये तर्क कहा, इस तर्क से हम बहुत एग्री नहीं करते बल्कि डिसएग्री करते। अब इसमें और भी फैक्टर्स, अब यहाँ बंगाली कुछ स्कॉलर्स वो मानकर चलते थे कि दुर्भाग्य वहां से शुरू हुआ जब गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। अगर सुभाष होते तो शायद पार्टीशन रुक जाता, वो उनका अलग तर्क है। उसके लिए थोड़ा सा आपको बंगाल के लोकल पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। जैसे CR दास का एक फॉर्मूला आया था और उसमें उन्होंने एक पैक्ट भी किया था बंगाल में, जिसमें कि उन्होंने लीग और कांग्रेस के बीच एक अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। और उन्हीं की शिष्य परंपरा से सुभाष थे, तो शायद बंगाल में हिंदू मुस्लिम लीडरशिप में कुछ अंडरस्टैंडिंग वो पैदा करते, और उनके नहीं रहने से बंगाल में दरार बहुत गहरी हो गई और पार्टीशन में बंगाल तो एक फैक्टर रहा। अब ये उनका विचार है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट वन आप देखते हैं कि इसमें कुछ राइटिस्ट नेशनलिस्ट के विचार है। राइटिस्ट नेशनलिस्ट का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, और कुछ लेफ्टिस्ट नेशनलिस्ट के विचार है जिसको आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहते हो।
तो जो राइटिस्ट नेशनलिस्ट वाले हैं वो कांग्रेस को ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस ने बड़ी कमजोर नीति दिखाई, इसने इतनी सहजता से पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया, ये कांग्रेस के पार्ट से एक बहुत बड़ा फेलियर है। और उनका ये कहना है, पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया होगा, शायद अगर आपने सुना होगा, कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि कल्चरल नेशनलिज्म मानकर चलता है कि नेशन टेरिटोरियल नहीं होता है, एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, और यहाँ पर हिंदू आइडेंटिटी ही नेशन है। तो अब इन राइटिस्ट नेशनलिस्ट को ये बात पच नहीं रही थी कि आप टेरिटरी को कैसे अलग कर रहे हो जब टेरिटरी नेशन होता ही नहीं है। तो वो उनका एक अलग नजरिया था। जो लेफ्टिस्ट वाले हैं उनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो पावर मॉन्गरर्स थे। पावर मॉन्गरर्स इस सेंस में थे कि कांग्रेस ने जानबूझकर सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए और उसने निगोशिएट किया ब्रिटिश से ताकि पावर सीधा मिडिल क्लास के हाथ में आ जाए। इन मार्क्सिस्टों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं होता और ब्रिटिश को सीधा खदेड़ा जाता तो हो सकता था कि कोई ऐसा बड़ा एक मूवमेंट चलता जिसमें सत्ता निकलकर लोअर क्लास के हाथों में चली जाती और इंडिया का भी सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। परंतु यह बात भी ज्यादा पच नहीं रही, क्योंकि उसमें का जो माहौल था उसमें सोशलिस्ट को सत्ता आ जाती, ये भी कहना मुश्किल है। और फिर हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि उस समय अगर ब्रिटिश से हम निगोशिएट नहीं करते तो उसके बाद इंडिया तो खुद जल रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स चल रहे थे, पार्टीशन ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि इट प्रूव द वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज इन हिस्ट्री, इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू कैन से और ग्लोबल हिस्ट्री यू कैन से। तो अब ऐसी स्थिति में ये कहना कि ब्रिटिश से हम निगोशिएट किया, अब ये भी बात थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अब हम दो और प्रोटैगोनिस्ट को देखें। एक प्रोटैगोनिस्ट है जो मैंने आपको कहा इंटरनेशनल कंडीशन। इंटरनेशनल कंडीशन क्या है, वहां तक हम आते हैं। कोल्ड वॉर के बारे में आपने सुना होगा। तो कोल्ड वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ही, मिड में ही शुरू हो गया। तो चूंकि सोवियत रशिया और अमेरिका के बीच क्लियरली दो गुट बन रहे थे और अब आगे ये कोल्ड वॉर बहुत ही भयानक रूप पकड़ना था, तो पहले से ही लोग अपने अपने क्लाइंट्स को ढूंढ रहे थे। और इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की बात तो बहुत पहले करनी शुरू कर दी। 1946 में ही जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संबोधित किया था। उससे पहले भी कांग्रेस ने अपने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का रिफ्लेक्शन दे दिया था। तो ब्रिटिश को लगता था कि कल को अगर कोल्ड वॉर शुरू होगा, और रशिया के बगल में अफगानिस्तान था, और ये डर था कि आज न कल, चूंकि अफगानिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू था उस लिहाजन सोवियत रशिया आज न कल कभी अफगानिस्तान में जरूर आएगा, और तब हमें एक बेस की जरूरत पड़ेगी साउथ एशिया में लड़ने के लिए अफगानिस्तान से। वह बेस इंडिया तो नहीं देगा। अगर इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा तो पाकिस्तान उस बेस के रूप में काम कर सकता है। अगर हमें याद हो तो हम ध्यान कर लें इस बात को कि ऐसा हुआ। कोल्ड वॉर अगर यूएसए पार्टी ने हराया सोवियत रशिया को, तो उसी अफगानिस्तान में हराया और उसी पाकिस्तान को बेस बना के हराया, और इसी क्रम में तालिबानी पैदा हुआ था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये हुआ इंटरनेशनल फैक्टर। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका के लार्जर इंटरेस्ट में हो गया कि पार्टीशन हो जाए। एंड अब मेट्रोपॉलिटन स्टेट लंदन का फैक्टर देखिए। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंडिया से एक निश्चित रकम लंदन को जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य लंदन ने इतने ज्यादा इंडिया से कर्ज ले लिए कि अब उल्टा लंदन ही इंडिया का कर्जदार बन गया, और यहां से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था होने के बजाय लंदन से ही कुछ रकम आने की नौबत आ गई। अब ब्रिटेन को तो लग रहा है कि भाई एक एक मिनट रुकना है मुश्किल है। एंड पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो उसमें सिचुएशन ऐसा है कि अगर इंडिया में ब्रिटेन ज्यादा समय रुकता तो यहां पर बहुत ज्यादा राइट्स के माहौल बन रहे थे, तनाव के माहौल बन रहे थे। सबसे बड़ी चीज है कि आर्मी में, नेवी में, हर जगह नेशनलिज्म की भावना इन्फेक्ट करके चली गई थी। आपको याद होगा आजाद हिंद फौज पर जब मुकदमे चले थे लाल किला में तो क्या सीन हो गया था। वही बात आप देखेंगे कि फरवरी में बॉम्बे जो कोस्ट है वहां पर एक नेवल म्यूटिनी हुआ था। तो ये सब देख के लगता था कि यार अब ये आर्मी भी, नेवी भी रिलायबल नहीं है। उधर जो ब्यूरोक्रेसी थी, मतलब सिविल सर्विसेज जिसका स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता था ब्रिटेन के लिए, वो भी टूट चुका था क्योंकि उसमें 40% से ज्यादा इंडियंस आ चुके थे। तो अब ब्रिटेन को भारत से जाने में ही फायदा था। अब अगर हम रोकते भी तो ब्रिटेन नहीं रुकता। तो ये बात गौर करने वाली है कि ब्रिटेन को भारत से जाने की काफी हड़बड़ाहट थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया फ्रीडम में इस बात को स्पष्ट किया है कि यार तुम अगर 2-3 वर्ष रुक जाते, थोड़ा और भी रुक जाते, जब इतने दिन रुके कोई ना कोई हम लोग इसका निराकरण कर लेते, लेकिन तुम्हें लौटने की इतनी जल्दबाजी थी कि तुमने बांटना ही मुनासिब समझा।
तो दैट इज द वन फैक्टर, आप समझ सकते हैं। तो ये हुआ मेट्रोपॉलिटन। और अब रीजनल पर आप आते हैं, तो रीजनल को हम दो पार्ट में बांटे। एक को स्ट्रक्चरल फैक्टर कहते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर का मतलब है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एक रिफ्ट है, दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, मुसलमानों में एक शासक वर्ग होने की भावना थी, और इन द मीन टाइम पीछे हमने चर्चा की है, आपको याद होगा, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म के डेवलपमेंट में, उसके एवोल्यूशन में, कि जो भारत में जो 19वीं सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, वो मूवमेंट में आप नॉर्मली देखेंगे कि उसमें जो हमारे हिंदू सुधारक थे और मुस्लिम सुधारक थे, वो अनायास ही दोनों परंपरावाद में बहुत ज्यादा चले गए, ट्रेडिशनलिज्म में। अब हिंदू सुधारक ने एंशिएंट इंडिया की ग्लोरी की बात की, तो मुस्लिमों में अलगाव की भावना जैसी चीज आई। उधर मुस्लिमों ने अपना मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में इतिहास खोजने लगे, तो हिंदू हार्ट फील किया। और पर्टिकुलरली जो मैंने बताया कि सर सैयद अहमद खान या एक मुस्लिम इंटेलिजेंसिया क्लास में इमर्ज किया, दुर्भाग्य यह रहा कि उसने अपना भविष्य ब्रिटिश के साथ सहयोग करने में ढूंढ लिया। तो ये जो एक रिफ्ट है, वो स्ट्रक्चरल फैक्टर चला आ रहा था पहले से ही दोनों के बीच। लेकिन हम इसको सोली नहीं मानते कि स्ट्रक्चरल फैक्टर ही उत्तरदायी है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश ने अपनी भूमिका निभाकर उस रिफ्ट को ज्यादा गहरा किया। इसको हम कैसे भूल सकते हैं? यही ब्रिटिश हैं जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, यही ब्रिटिश है जो उस रिफ्ट को और गहरा करने के लिए जानबूझकर जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है उसको इनकरेजमेंट दिया था। तो इसलिए हम ब्रिटिश को इससे हम दोषमुक्त नहीं मान सकते। अब जो कंटीजेंट फैक्टर है वो इंडिविजुअल फैक्टर के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे हम एक घटना 1937 के इलेक्शंस को ही लेते हैं, तो कुछ आलोचक, कुछ क्रिटिक्स ये बताते हैं कि उसमें कांग्रेस ने गलती की, अन्यथा ये पार्टीशन की स्थिति नहीं आती, क्योंकि जो 11 प्रोविंसेस में जो चुनाव हो रहे थे उसमें जो संयुक्त प्रांत था, यूनाइटेड प्रोविंस था, उसमें कांग्रेस और लीग ने मिलकर एक ज्वाइंट इलेक्शन लड़ा था। और इधर कांग्रेस के लीडर थे गोविंद बल्लभ पंत, और उधर मुस्लिम लीग के लीडर थे खलीकुज्जमा, लोकल लीडर। और बात तय हुई थी कि दोनों का कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा, और दोनों को लड़ना था छत्तारी के नवाब से, जिसने नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी बना रखी थी, और वो जमींदारों की पार्टी थी। तो ये दोनों ने मिलकर चुनाव लड़े, और चुनाव में दोनों को काफी सफलता मिली। सबसे बड़ी बात यह हो गई कि कांग्रेस ने अपने बल पर इतनी सीटें ले आई कि अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग के सहयोग की जरूरत सरकार बनाने में नहीं है, गवर्नमेंट बनाने में नहीं है। तो कांग्रेस ने क्या किया, लीग को छोड़ दिया और खुद अपनी सरकार बना ली। तो कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने यहाँ कोलिशन धर्म का पालन नहीं किया, और इसका दुष्परिणाम हुआ कि लीग के मन में डर हो गया कि हम परमानेंट यहाँ माइनॉरिटी हैं, यहाँ अल्पसंख्यक हैं, हमारे साथ कभी भी जस्टिस नहीं होगा। एंड इट बिकेम अ मेजर फैक्टर बिहाइंड जिन्ना's डिसीजन फॉर द separate state in India, and Jinnah finally decided it through bringing the proposal of Lahore in 1940. अब ये तर्क भी मुझे बहुत नहीं ये करता है, क्योंकि 1937 तक मुस्लिम लीग उस मुकाम पर पहुंच गया था कि शायद उसे पीछे जाना मुश्किल होता, लेकिन इतिहास में इस बात के लिए बड़ी कम जगह होती है कि क्या नहीं होता तो क्या होता, इसलिए कोई भी फाइनल जजमेंट देना मुश्किल है। खैर एनीवे, अब सवाल खड़ा होता है कि जो भी होना था हो चुका था। अब जो 1940 में हुआ, तो क्या उस पार्टीशन को रोका जा सकता था? तो देखो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मेरा व्यक्तिगत, मैं अब एक बात आपको बता दी, ह्यूमैनिटीज में कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है। यू कैन डिफर विथ एनीबॉडी, ये आपको फ्रीडम है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इन ह्यूमैनिटीज एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। सारी नॉलेज एक पर्सपेक्टिव है। ह्यूमैनिटीज में कोई फाइनल जजमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो मैं एक दो बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बात मैंने ट्राइड की है। मैंने इसको यूएसए में एक मेरे रिसर्च स्कॉलर मेरे रिलेटिव थे, तो उनको हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन पर कुछ लिखना था, तो उन्होंने मुझसे सहयोग मांगा था कि भाई पार्टीशन को टाला जा सकता था या नहीं, आप जरा अपना विचार दीजिए। तो उस समय मैंने सोचा कि भाई अब ये न्यूयॉर्क में होना है, और एक रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी के स्कॉलर्स वहाँ पर इस व्यू को देखने वाले हैं, जज करने वाले हैं। तो हमने कहा कि देखिए भाई, हम लोग तो हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन पर ज़्यादा बल देते हैं, आप लोग पार्टीशन लिटरेचर ज़्यादा पढ़ते हो, तो पता नहीं ये आपको सूट करेगा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन पर ही माना गया है, आप भेज दीजिए। मैंने भेज दिया वहाँ उनको। अब वहाँ पर हमने तर्क यही दिया कि देखिए 37 से पहले कांग्रेस अगर 1930 या जैसे पहले चाहती और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी को अडॉप्ट करती, क्योंकि कांग्रेस अगर जिन्ना ने या लीग ने कुछ करके पार्टीशन लाया, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं करके पार्टीशन ला दिया। उस समय मास मुस्लिम कॉन्टैक्ट जो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा भी था, तो उसको ऐसी सफलता नहीं मिली। कांग्रेस नेताओं के स्तर पर वार्ता करती रही, जन सामान्य के स्तर पर कांग्रेस ने मुस्लिम मासेस को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए या आइडियोलॉजिकली जो मुस्लिम कम्युनलिज्म है
उसे फाइट करने के लिए कांग्रेस ने कोई व्यवहारिक रणनीति नहीं बनाई। लेकिन जब 1940 में जो बच्चों की स्थिति आ गई है, उसमें तो उस पार्टीशन को टालने का मतलब था और भी बहुत दंगे, क्योंकि उसमें नो पॉइंट ऑफ रिटर्न पर लीग और जिन्ना पहुंच चुके थे। अब देखिए ना, आप चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला को देखिए, उसमें गांधी ने वर्चुअली मान लिया था, कहा था कि बोले कि भाई फ्रीडम होने दो, उसके बाद हम लोग इसको प्लेबिसाइड करवा के इसको डिसीजन ले लेंगे। जिन्ना ने कहा नहीं नहीं, जो होना है पहले होना है, उसके आगे नहीं होना है। तो कई बार इस तरह की ये आया। अब एक ब्लेम किया जाता है नेहरू को कैबिनेट प्लान के बाद जो एक बात बनी थी कि भाई एक इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का पद किसे मिलना चाहिए, तो अगर प्राइम मिनिस्टर का पद जिन्ना को ऑफर हो जाता, लेकिन जिन्ना का एम्बिशन जिस कदर था, जिस स्तर पर था, दूसरी बात हम यह भी नहीं भूल सकते हैं, इधर हिंदू लोग इतने कॉमनलाइज हो चुके थे कि ऐसा डिसीजन लिया जाता तो इधर हिंदू लोग भी उसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव थे। तो मतलब है ऐसा कि बच्चों, मुझे लगता है कि 40 में सिचुएशन जिस पॉइंट पर पहुंच गया था, उसमें ये बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन बच्चों, एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि आज के जो लेटेस्ट ट्रेंड है पार्टीशन पर काम करने का, उसमें जो मैंने अभी आपको कहा, दिस इज द हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन। अब इसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि जो ये अब जो है एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच आता जा रहा है, सवाल्टन हिस्टोग्राफी ने इस अप्रोच को लाया है। अब इनका कहना है कि भाई छोड़िए जिन्ना को, नेहरू को, पटेल को पार्टीशन के लिए कौन उत्तरदायी थे। अब बेहतर यही है कि हम इसको देखें कि पार्टीशन का इम्पैक्ट कॉमन पीपल पर क्या पड़ा, इंडिया के पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा, साउथ एशिया के पॉलिटिक्स पर क्या पड़ा। आज यह विद्वानों के इंटरेस्ट का विषय हो गया है, इसलिए अगले लेक्चर में मैं आपको यह पहलू क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।